हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सजीव जगत में विविधता के तीसरे भाग के बारे में। पिछली वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, रीजन ये कि लाइट चली गई थी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रॉपरली बना नहीं पाया था और बीच में ही कट गई थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कुछ ज़्यादा ही पेजेस हैं, लेकिन समझने के लिए जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप ये बातें याद रखते हैं तो आसानी से अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपको पता है, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वो भी शायद आपको याद हो। अगर आप लोगों ने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी बेटा तो चैनल पर विजिट करो और जाकर जरूर देखो, तभी आपको पता चलेगा कि इस पाठ में आखिर चल क्या रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पाठ के आगे के कुछ पॉइंट्स के बारे में। चलिए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं इस पाठ को। आज हम बात करेंगे जंतुओं के समूह कैसे बनाएं के बारे में। अब तक हम पौधों के समूह बना रहे थे, आज हम बात करेंगे जंतुओं के समूह के बारे में। पौधों के समूह के बारे में हमने जानते हुए ये जाना कि किस प्रकार हमारे आसपास में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिसमें हमने देखा कि जड़ें जो हैं वो कुछ पतली पतली होती हैं, कुछ मोटी जड़ें वाले होते हैं पौधे। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल समांतर होते हैं, कईयों के जो हैं वो बिखरे से होते हैं। फिर हमने ये भी बात की एक बीजपत्री किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। ये सारी बातें अगर आपको याद है बेटा तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आगे जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। बात तो सही है, क्या मैं, आप, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा ये सब एक जैसे हैं? नहीं, हम इंसानों के बीच में भी कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं और अन्य जंतुओं में तो है ही विभिन्नता। तो विभिन्नताओं को कैसे समझें, कैसे जानें और किस तरीके से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं वो भी आज सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह को कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनके समूह को बनाने के लिए किया जा सकता है? जैसे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, उनके खाने के हिसाब से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने पैर हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। कितना खाते हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण करने की कोई सीमा नहीं होती है, उसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से बेटा वर्गीकृत कर सकते हैं। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूहों के बनाने के बारे में सीखा और उसके आधार को मतलब निर्धारित किया। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से अब हम चर्चा करें और कुछ डिटेल में सीखें। क्रियाकलाप 2.9, आइए पता लगाएं। बिल्कुल पता लगाएंगे क्योंकि इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या पता लगाना है बच्चों? आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया कि किस प्रकार से गति करते हैं। वो कुछ रेंगते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ फुदकते हैं। अब इसके आधार पर भी हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। आपने संभवतः यह देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं के विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें और चित्र 2.7 में जो अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाए गए हैं उसके बारे में जानें और सीखें। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी जोड़ सकते हैं और विविध प्रकार की जीव जंतुओं पर एक पोस्टर भी बना सकते हैं। मन करता है तो आप कर सकते हैं। पोस्टर वोस्टर बनाना वैसे कम ही बच्चों को पसंद आता है। जिनको भी पसंद आता है मुझे कमेंट करके बताना कि किन को पोस्टर और ड्रॉ वगैरह करना अच्छा लगता है। फिर हम एक चित्रकारी का प्रयोजन भी करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए पुरस्कार भी रखूंगा बेटा। आप लोगों के जो बेस्ट ड्राइंग्स होंगे उनको मैं कैश बैक दूंगा। अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना तो बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर अपनी एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनानी है किसी भी चीज की, कोई भी जीव जंतु हो सकता है, और उसको मुझे पोस्ट करना है। बेस्ट जो 3 होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा और ये मेरी गारंटी है। आप लोग फिर मेरे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वीडियोस बनाकर भी शेयर कर सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाएगा? कई लोग हाथ का, कई लोग पैर का, है ना, ऐसा कुछ। लोग तो सिर्फ पैरों का ही करते हैं, जंतुओं की हम बात कर रहे हैं।
तो कुछ जंतु होते हैं जो सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जंतु होते हैं उनके 4 पैर होते तो हाथ होते ही नहीं है, तो उनके हाथ भी कहीं ना कहीं गति करने के लिए प्रयोग में आते हैं। अब जहां पर आप चित्र देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा चित्र दिखाया गया बेटा। इस चित्र को अगर हम गौर से देखें तो इस चित्र में बहुत सारे जीव जंतु दिखाए गए हैं। इन जीव जंतुओं को अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक चिड़िया रानी है, बड़ी सयानी है ना, दूसरी चिड़िया रानी है, ये दोनों के दोनों उड़ रहे हैं। फिलहाल ये चिड़िया जो है वो बैठी हुई है। तो अब इस चीज को समझें अगर हम, तो यहां से ये देख सकते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं ये गति कर रहे हैं, और गति करना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गति नहीं करेंगे तो अपनी बेसिक चीजों को पूरा कैसे कर सकते हैं। अब मैं ये कहूं कि भैया खाना मेरे मुंह में अपने आप आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। मैं कुतुब मीनार के पास जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं, कुतुब मीनार मेरे पास आ जाए, मैं उसे देख लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक आपको घूमना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको गति तो करनी ही होगी। क्यों, एम आई राइट? गति तो करनी होगी ना। तो चलो फिर जानते हैं और भी डिटेल में। यहाँ पर एक गाय हमारी माता है, गाय है, और इस गाय को देखकर आप साफ कह सकते हो भैया कि इसके तो 4 पैर हैं, है ना। और गाय की विशेषता है ये अपने आप में घास खाते हैं, और बेटा बहुत ही आराम से चलते फिरते घूमते हैं, दौड़ भी सकती हैं। चींटी की बात करें तो यहाँ पर एक चींटी है जिसको जूम करके दिखाया गया है बेटा, और ये चींटी बेटा अगर आप इसको देखो तो इसके पास बेटा टोटल 6 पैर हैं। इसके पास 4 पैर है, इसके पास 6 पैर है, और इसके पास तो पैर ही नहीं होते, ये अपने स्किन को कंप्रेस करके एक्सपेंड करके चलते हैं। केचुए बेटा, केचुए, ठीक है। उसके बाद ये कान खजूरा, इसके पास 108 पैर होते हैं। अब पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो यही है, बाकी एक बार गूगल कर लेना आप लोग। ये कान खजूरा। इसके बाद खरगोश को अगर हम देखें तो खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, कछुए के पास 4 पैर होते हैं बेटा, मेंढक के पास देखो 4 पैर होते हैं, बगुले के पास 2 पैर और 2 पंख होते हैं, सांप के पास पैर नहीं होते हैं, रेंगते हैं ये। तो जिनके पास पैर नहीं होंगे वो रेंगेंगे, या जरूरत से ज्यादा पैर है तो भी वो रेंगेंगे। अब जैसे कि कान खजूरा, इसके पास बहुत सारे पैर हो गए तो ये रेंगते ही हैं, दौड़ते नहीं है। उसके पास देखो पैर नहीं है तो भी ये रेंगेंगे, ठीक है। और चींटियां जो है बेटा चलती भी है, दौड़ती भी आप कह सकते हो। अब तितली की अगर हम बात करें तो बेटा तितलियां जो है बहुत बहुत कम चलती हैं, वो सिर्फ फूलों पर ही मंडराती हैं जब चलती हैं, अन्यथा तो फिर वो उड़ती हैं। उसके बाद मछली की अगर हम बात करें तो बेटा पानी में ये तैरती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी प्रकार के जीव जंतुओं को जब आप देखते हो तो आपको क्या निष्कर्ष मिलता है? यही ना कि कहीं ना कहीं ये जीव जंतु अपने अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं, और गति के आधार पर हम इन जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जंतु में विभिन्न गतियों के बारे में हमने अभी जाना। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों का नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बाकी को आपको बेटा भरना है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक तालिका है हमारे पास, इस तालिका को अगर आप देखें बेटा तो इस तालिका में साफ लिखा हुआ है, तालिका 2.5 जंतुओं की गति और गति करने के लिए प्रयुक्त अंग जो शरीर के हैं बेटा वो दिए गए हैं, ठीक है। अब जनरली बात यह है कि गति करने के लिए तो हाथ, पैर या शरीर का कोई भी भाग इस्तेमाल में आ सकता है, पर वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा भाग वहां पर इस्तेमाल में आ रहा है। सबसे पहले चींटी की बात कर रहा है। चींटी क्या है भाई? एक जंतु का नाम है, और गति किस प्रकार करती है? गति का प्रकार क्या है? चलना, रेंगना। चींटियां रेंग कर चलती हैं, 6 पैर है उसके। तो चींटियां जो है उनके पास 6 ऑब्वियसली बात है, 6 टांगे होती हैं। तो चींटियों के पास 6 टांगे होती है, शरीर का अंग टांगे आ जाएगी। और बेटा यहाँ पर चलना लिख सकते हो, दौड़ना भी लिख सकते हो, रेंगना भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों होते हैं, चलना, दौड़ना और बेटा रेंगना, ये लिख सकते हैं आप। समझ में आ गया? उसके बाद है बकरी। बकरी में चलना और कूदना है, दौड़ती भी है बेटा, यहाँ पर दौड़ना भी लिख सकते हो, और टांगों का इस्तेमाल होता है, 4 टांगे होती हैं। उसके बाद कबूतर उड़ते हैं बेटा, इसके पास पंख होते हैं। मक्खी चलना और उड़ना, मक्खी चलती भी है, आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह तक चलती भी है, और बेटा उड़ती भी है, पैर और पंख दोनों होते हैं। मछलियां बेटा तैरती हैं, तैरना लिखेंगे, और इनके पास भी बेटा पंख होते हैं। उसके बाद अन्य कोई जीव जंतु है जिसके बारे में मैंने तालिका आप लोगों को अलग से दी हुई है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इस पार्ट को एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन के तौर पर उन सभी के सभी तालिकाओं को हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा बेटा? तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं या निकाल सकते हैं? भाई बहुत सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है। कुछ जीव चलते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं।
शरीर के अगर हम भागों की बात करें तो शरीर के भागों में है उनके हाथ, उनके पैर, उनका शरीर, उनके पंख, ये हो सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें एक केचुए की, तो केचुए के पास बेटा पैर तो नहीं होते, ना हो उसके पास पंख होते हैं, तो वो कैसे चलते हैं? तो रेंगते हैं, और रेंग कर चलने के लिए शरीर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर क्या डालेंगे आप? पूरा शरीर, है ना, पूरा का पूरा शरीर इस्तेमाल में लेते हैं। वो पैर नहीं लेते, वो हाथ नहीं लेते, पूरा का पूरा शरीर इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि पूरा शरीर वो इस्तेमाल में लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभिन्न जंतुओं के अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं, ऑब्वियस सी बात है उनमें होती हैं। जंतु उड़ सकते हैं, जंतु दौड़ सकते हैं, जंतु रेंग सकते हैं, और बेटा चल सकते हैं, कूद फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इसके पास पंख है, पैर है, और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकारों और गति के लिए प्रयुक्त किए गए शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना, या फिर कह सकते हो वर्गीकृत किया। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। क्या नहीं बांट सकते हैं? बिल्कुल। जो रेंगने वाले जीव हैं उनका नाम बताओ। तो मैंने बोला यार रेंगने वाले जीव कौन कौन से हैं? जो सांप है, सांप रेंगते हैं, बिल्कुल सही बात है। कान खुजूरा भी रेंगते हैं, ठीक है, चलते भी हैं, रेंगते भी है, लिख सकते हो आप। उसके बाद स्नेल्स यानी कि बेटा केचुए, वो भी क्या है? रेंगते हैं। तो ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त उन अनेक जंतुओं की आकृति के आधार पर, संरचना के आधार पर, या फिर अन्य किसी के आधार पर भी हम दूसरे से अलग बांट सकते हैं। इनमें से कुछ की विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूहों को बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की बात ही जंतुओं में भी समूह बनाना विविध प्रकार के जंतुओं को समझने के लिए अनिवार्य है। अब वैज्ञानिक से परिचय, कौन से वैज्ञानिक है, क्या किया इन्होंने, इनके बारे में आज हम जानेंगे। जानकी अम्माल, जानकी आ की मात्रा और ल, अम्माल पढ़ेंगे। जानकी अम्माल 1897 से लेकर 1984 तक, बहुत अच्छी खासी आयु इन्होंने जी, और एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधित कार्यों के प्रति समर्पित थी, यानी पर्यावरण के कार्यों का देखरेख करती थी, पर्यावरण को संभालती थी। हमें भी करना चाहिए बेटा ऐसे। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के महत्वपूर्ण में भी भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख रूप से उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी यही वो वैज्ञानिक थी जिन्होंने पहली बार भारत के अंदर पाए जाने वाली जो विविधता है उसके बारे में उल्लेख किया, वर्णन किया, लोगों को जागरूक किया। आगे लिखा हुआ है सफलता की कहानी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। क्या थी, क्या करना पड़ा था उनको? इस आंदोलन के अंदर था क्या ऐसा? यह केरल में एक पालक्काड़ पकाड़ अजीब सा नाम होता है इनका, जनपद के एक जंगल की वनस्पति कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। ऐसी बहुत सारी आजकल मूवीज भी निकल रही है बेटा जिनके बारे में आप देखकर सीख सकते हो। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उस आम जनों द्वारा चलाया गया एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। यानी वहां पर एक बांध बनाना था और उस बांध को ना बनाए जाने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, उस बांध को ना बनाए जाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र और समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में भी याचिका और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने से सफल रहा और कहीं ना कहीं वहां पर वो डैम नहीं बना। अब कहोगे सर डैम बनने से तो फायदा होता है, विद्युत बनती है और हमें बिजली मिलती है। बेटा डैम मेरे और आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन जब डैम बनता है बेटा तो वहां पर बहुत बड़े जंगल का एरिया काटा जाता है डैम बनाने के लिए। पानी को संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, जिससे कि बेटा पानी में रहने वाले जीव भी प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डैम बनाना हमारे लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वनस्पति या अन्य जीव जंतुओं के लिए ये खतरनाक साबित होता है। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे अगले पॉइंट के बारे में 2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे एवं जंतु।
यानी हमारे आसपास में जो पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं उनके परिवेश कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से गति करते हैं, फिर हमने जाना कि किस प्रकार से उनकी जड़ें होती हैं वनस्पति वगैरह के बारे में। आज हम जानने वाले हैं बेटा कि किस तरीके से विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु आपस में कह सकते हो रहते हैं। संभवतः आपने प्राकृतिक जो प्रकृति है उसकी सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेशों में रहते हैं। कुछ धरती पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, कुछ आकाश में ज्यादा समय बिताते हैं और कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति और उनके परिवेश पर निर्भर करती है? बिल्कुल, जंतुओं की गति बेटा उनके परिवेश पर बिल्कुल निर्भर करती है। उदाहरण के रूप में अगर हम मछली और बकरी को लेते हैं तो मछली जल में रहती है और जल में गति करने के लिए उसका शरीर धारा रेखीय होता है, यानी स्ट्रीमलाइंड होता है। देखा जाए तो पहले जो एनसीईआरटी का सिलेबस था बेटा, सिलेबस बिल्कुल वही है, लेकिन अब उस सिलेबस को और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है, बातों बातों में आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये कह रहा है क्या कि आप अगर परिवेश के आधार पर देखें तो मछलियां पानी में रहती हैं और मछलियों को पानी में तैरना होता है, इसलिए उनके पास पंख भी होती हैं और पूंछ भी है बेटा, और साथ ही बेटा उनके जो खाल होती है, उनकी जो स्केल्स होती है वो पानी से वाटरप्रूफ भी रहता है, कि अगर नहीं होगा तो बेटा पानी से उनका शरीर गल जाएगा ना। साथ ही बेटा उनको चलने के लिए प्रकृति ने धारा रेखीय बनाया है, आगे से पैना, पीछे से बीच में मोटा, पीछे से पतला, जिससे आसानी से पानी को चीरते हुए वो चल सके या फिर तैर सके। शरीर पर पंख होते हैं, फिन्स होते हैं। बकरी घास खाने वाले क्षेत्र में रहती है, टांगों की सहायता से चलती है और जंतुओं के आकार एवं आकृति एक दूसरे से भी भिन्न होते हैं। ये मछली है, वो बकरी है बेटा। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 2.10 के बारे में। इसे 2.10 नहीं पढ़ते बेटा, 2.10 अगर आप पढ़ोगे तो गलत माना जाएगा, इसे पढ़ेंगे 2.10। याद रखना, डेसिमल के बाद के सभी डिजिट्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। आइए तुलना और विश्लेषण करें, यानी हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं में तुलना करते हैं और विश्लेषण करते हैं। तालिका 2.6 को देखें और श्याम पट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब 2.6 पर चलना पड़ेगा हमें, पीछे 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 पीछे। ये 2.5 है भाई, अगला आगे होगा आगे होगा आगे होगा, ऐसे ये तालिका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आपके परिवेश या आपके जो सहपाठी है बेटा ने इन स्थानों पर देखा हो, या कह सकते हो जिनके बारे में आप जानते हो। कुछ उदाहरण दीजिए और आप उन उदाहरण को जोड़ भी सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ आप जोड़ सकते हो। जैसे ऊंट मरुस्थल में रहते हैं बेटा, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष पाया जाता है, महासागर में मछलियां होती हैं, जंगल में शेर होते हैं। कहीं और जगह पर आपने देखा हो अगर, जैसे ग्लेशियर में, हिम में, तो बेटा वहां पर क्या होता है, ग्लेशियर वाला तेंदुआ पाया जाता है, या फिर पोलर बेयर होते हैं, भालू होते हैं। उसके बाद अन्य कोई परिवेश है तो वो आप यहाँ पर अपनी तरफ से लिख सकते हो। इसकी भी तालिका मैंने आप लोगों के लिए बनाकर रखी हुई है, पर पहले एक बार ये सब चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आप क्या अवलोकन करते हैं? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। अब यहाँ पर देखिए तालिका 2.6 में आप देखते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं से भिन्न होते हैं। अगर मैं ऊंट की बात करूं बेटा तो ऊंट की लंबी लंबी टांगे होती हैं, ऊपर हम्प होते हैं जिनमें वो पानी भरते हैं, और बेटा ऊंट के अंदर का जो शारीरिक संरचना होती है वो भी अलग होती है। ऊंट बहुत ज्यादा पानी पी सकते हैं एक ही बार में और कई दिनों तक प्यासे भी रह सकते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थल में एक मोटे और मांसल तने नागफनी के पौधे को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमाचली क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा था। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष। ये बहुत ही लचीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बेटा शंकु के आकार के होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बर्फबारी होने की वजह से अगर ये कुछ ऐसे छत्ते जैसे अगर होते तो सारा बर्फ इनके पत्तों पर अटक जाता और फिर इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये नहीं कर पाते बेटा, अपना भोजन नहीं बना पाते और इस तरीके से मर जाते।
तो धीरे धीरे प्रकृति ने इनको ये गुण दिया और ये शंक्वाकार बन गए, जिससे क्या होता है कि जब ऐसी संरचना के ऊपर पानी या बर्फ इत्यादि गिरता है बेटा, तो वो ढलकर नीचे आ जाता है। तो इसीलिए इनकी जो आकृति है वो इस प्रकार से हो गई। यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से क्यों अलग होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। बिल्कुल बात सही है, मरुस्थलीय क्षेत्र ही उसको कहा जाता है जहां पर जल बहुत कम है, मिट्टी रेतीली है ना, भुरभुरी है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म होता है और रात्रि में ठंडे होते हैं। इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे या जंतु मिलते हैं जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थिति में रह सकते हैं। मरुस्थली में या मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित करते हैं। कभी आपने नागफनी यानी जिसे आप कैक्टस कहते हैं बेटा, उसको कभी आपने देखा हो तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि कैक्टस के जो तने होते हैं बहुत ही कह सकते हो मजबूत होते हैं। बाहर से आपको ऐसे दिखेंगे बहुत मजबूत है, कांटेदार होते हैं जिससे कि कोई उन्हें खा ना सके। और बेटा उनके अंदर पानी बहुत ज्यादा रखने की क्षमता होती है। कभी आप किसी भी नागफनी के पत्ते को चाकू से काटो, तना ही होता है, पत्ता तो कहाँ होता है, तना होता है, उसके तने को काटो और उसको किसी चीज से, ऐसी चीज से, ईंट वगैरह से थोड़ा सा मसलने की कोशिश करो। थोड़ा सा ही काटना बेटा, नुकसान नहीं देना किसी भी पौधे को, बस काटना है सीखने के लिए। थोड़ा सा काटो और उसको ऐसे दबाओ। ऐसे ही आपने बेटा देखा होगा एलोवेरा का जो पौधा होता है उसको तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। तोड़कर उसको देखो अंदर जेल जैसा कुछ निकलता है, ढेर सारा लिक्विड लिक्विड जैसा आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि वो मरुस्थलीय पौधों में बाहर वाला जो परत होता है वो इतना मोटा होता है जिससे कि बेटा पानी के नुकसान को रोका जा सके। अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वाष्पीकृत होगा पानी, है ना, और वाष्पीकृत होगा तो पानी की कमी हो जाएगी पौधों में। इसीलिए उनके जो बाहरी तने जो होते हैं वो बाहर से बहुत हार्ड से दिखाई देते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते हैं और तनों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। उन स्थानों की गर्मी परिस्थिति को सहन करने के लिए पौधों के लिए ये सहायक होती हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्ष की बनावट ऐसी होती है जिन पर बर्फ टिकती नहीं। जैसे मैंने देवदार के वृक्ष की बात की बेटा, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार की वृक्ष शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई होती है जिससे आसानी से ऐसा करने में वो सक्षम बन पाती है। अब आप ये समझ ही गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि विभिन्न स्थानों पर जीवों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के हिसाब से विविधता पाई जाती है और वो एक दूसरे से अलग होते हैं बेटा, बहुत अलग हो सकते हैं। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट देखिए, दोनों में कितना फर्क है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के जो ऊंट होते हैं उनके शरीर पर बेटा बाल बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम फर होते हैं। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इन अंतरों का कारण भी आप समझ सकते हैं आसानी से और इन अंतरों के कारण ही ये लाभ भी उठा पाते हैं। अगर आप देखें तो इसका जो खुर है, इसका खुर देखो आप, इसका खुर देखो, उसके बाद इसका शरीर के हिस्से का देखो, यहाँ पर बाल की संरचना कम है इस हिस्से में, जबकि बेटा यहाँ पर देखो बाल ही बाल है, घने बाल है, बहुत खतरनाक सा ऊंट दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपके सामने आ जाए तो बहुत डरावना सा लगता है ना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडे इलाके में बेटा उनको ठंड लगती है और उनको ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पर फर पाए जाते हैं या फिर बाल होते हैं। वहीं पर गर्म मरुस्थल वाले इलाके में ऊंटों के शरीर पर बेटा बाल बहुत कम होते हैं जिनसे कि उनको गर्मी ना लगे। गर्म मरुस्थल के टांग लंबे पैर होते हैं और जिनके चौड़े खुर होते हैं। और एलेक्स ने साझा किया कि उनकी दादी ने बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुरों की मदद से वो रेतीली जमीन पर बिना धंसे चलने में सहायक होते हैं। दूसरी ओर अगर हम ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की बात करें तो गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे पैर होते हैं, इनके पैर थोड़े छोटे होते हैं और उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्र में आसानी से चलने में सक्षम होते हैं। यानी कहने का मतलब बाल होते हैं, पैर छोटे होते हैं। मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होती है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं और गर्म मरुस्थल के ऊंटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायता करता है। ठंडे मरुस्थल के ऊंटों में दो कुबड़ होते हैं। ये देखो दो कुबड़ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका सिर्फ एक ही कुबड़ है। दिखा आपको अंतर नजर आया? अंतर स्पष्ट करने में अगर कोई आपसे पूछे तो देखो एक यहाँ पर आपको कुबड़ दिखाई दे रहा है इस जगह पर, है ना, और इस पर दो कुबड़ दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पर दो कुबड़ है। अब इन दोनों कुबड़ों में क्या होता है वो एक बार जान लेते हैं हम। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता
और उन समय उन्हें कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके शरीर से नीचे की ओर निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रखने में सहायक होते हैं। मरुस्थल के ऊंटों को जीवित रहने के लिए अन्य विशेषताएं भी सहायक होती हैं, जिनके बारे में आप और बातें भी कर सकते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जित करते हैं, यानी सुसु कम करते हैं वो। उनका गोबर बहुत सूखा होता है, उन्हें पसीना नहीं आता क्योंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत कम पानी का त्याग करते हैं, त्याग ही नहीं करते बल्कि, इसलिए बिना जल पिए भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों के बारे में, जिसे कहा जाता है बुरॉन्स यानी रोडोडेंड्रन, इसी के विषय में बताया। रोडोडेंड्रन ने के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें, क्योंकि अगर वो बड़े होंगे बेटा तो तेज हवाओं से उनकी पत्तियां तने टूट जाएंगे। सिक्किम की रहने वाली प्रेमा ने बताया, पेमा ने नहीं, एक्चुअली प्रेमा होगा, हो सकता है नाम कुछ भी हो सकता है। उसने बताया कि उसके पास के पहाड़ में बुरांस के पौधे लंबे होते हैं, यानी एक जगह पर बुरांस छोटे हैं, एक जगह पर बुरांस जो है बेटा वो बड़े हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी अलग अलग स्थिति में रह सकते हैं। ये देखिए, ये नीलगिरी में बुरांस है और ये बेटा सिक्किम में बुरांस है। नीलगिरी के बुरांस छोटे होते हैं पौधे और ये बड़े होते हैं। सागर ने अपने सहपाठियों को बताते हुए कहा कि विशेष समारोह के लिए माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर की विशेष व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने समझाया था कि मछलियों का धारा रेखीय शरीर क्षेत्र जल में तैरने में मदद करता है। हमने सीखा कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु में विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं होती हैं और उन्हें वहां पर जीवित रहने में वो सक्षम बनाती हैं। बात तो सही है बेटा कि जीवित रहने के लिए अगर शरीर आपका प्रकृति के अनुसार नहीं बदला होगा तो आपको जीने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले हमारे शरीर पर भी बहुत बाल हुआ करते थे, बहुत बाल होते थे और बालों से हमारा पूरा शरीर ढका होता था, जैसे चिंपांजी इत्यादि को देखो आप। लेकिन अब हमारे शरीर पर बालों की कमी होती जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि पहले हमारा शरीर बालों की मदद से गर्म रहता था, सर्दियों में हम अपने आप को उसी बाल से बचा पाते थे, पर आजकल हमारे शरीर ने कपड़ा ओढ़ना सीख लिया है। हमारे शरीर के पास कंबल है जिससे ठंड से हम बच सके, और देखा जाए तो कंबल भी बालों से ही बने होते हैं। वो बात अलग है, हमारे बाल नहीं होते, उनमें भेड़ बकरियों के बाल होते हैं, याक के बाल होते हैं, ऊंट के बाल होते हैं, वो पाए जाते हैं, लेकिन बनते तो बाल से ही हैं। तो बाल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्राकृतिक तौर से पाए जाने वाले इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि जो हमें सर्दियों से बचाने में मदद करते हैं। तो हमारे शरीर पर अगर बाल नहीं है तो इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हमने कई जनरेशंस में बेटा उसको काट काट कर हटा दिया, कपड़े पहनते गए, हमें बाल की कमी महसूस नहीं होती है, तो इसीलिए हमारा बाल भी खत्म होता जा रहा है। अब वो बात अलग है कि शरीर से तो हो ही रहा है, बाल जो है सिर से भी गायब हो रहा है लोगों के। तो कहीं ना कहीं अब ये समझने वाली बात है कि हमारे परिवेश में रहने के लिए हमारे शरीर ने बहुत सारे परिवर्तन कई सालों से किए हैं, और वो परिवर्तन बेटा अभी भी चल रहे हैं, हो रहा है, और धीरे धीरे ये परिवर्तन हमें भविष्य में भी जीने में सहायता करेगा। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतुओं में किसी विशेष क्षेत्र में रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। यानी अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि भैया अनुकूलन क्या है, अनुकूलन के आधार पर अगर हम देखें तो अनुकूलन कहता है क्या कि अनुकूलन के परिभाषा को अगर हम समझे तो अनुकूलन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी पौधा या जीव जंतु किसी परिवेश में रहने के लिए अपने अंदर बदलाव करता है, उसे हम अनुकूलन कह देते हैं। देवदार का पेड़ का आकार, बुरांस की ऊंचाई अनुकूलन है जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने में सक्षम होते हैं। वह स्थान जहां पर पौधे और जंतु पाए जाते हैं वह उनका आवास कहलाता है। उदाहरण के लिए समुद्री कछुआ आवास समुद्र या महासागर है, यानी कि कछुआ कहाँ रहता है? समुद्रों में, महासागरों में, समुद्री कछुआ तो वहीं पाया जाएगा। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल, बुरांस का आवास जो है पर्वतीय क्षेत्र, और पौधे और जीव जंतुओं का आवास जो है वो धरातल होता है। उन्हें जीवित रहने में, भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। कई प्रकार के पौधे जंतु एक ही आवास में रहते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए एक और वैज्ञानिक के बारे में बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक से परिचय, कौन से वैज्ञानिक है, क्या किया इन्होंने? सालिम अली जी हैं ये।
जिन्होंने 1896 से लेकर 1987 तक ने पक्षियों की विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों को की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों का भी प्रलेख किया, यानी प्रलेखित किया, लिखा उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण का जो उपाय है वो भी ढूंढा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान, और यह है बेटा रंगनाथिट पक्षी अभ्यारण्य, मंड्या कर्नाटक, ऐसे क्षेत्र के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उप महाद्वीपों के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। 10 खंड मतलब 10 भागों में पुस्तक लिखी बेटा। उन्होंने भारत का पक्षी पुरुष यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी उन्हें कहा जाता है और उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखो, समझो इस चीज को कि हमारा जीवन हम कैसे जी रहे बेटा, सिर्फ पढ़ाई करके। जीवन तो ये लोग जीते हैं जिनकी मदद से बेटा हम अगली जनरेशन को भी शिक्षा मिल पाती है। अगर आप देखें तो हम क्यों जीते हैं, कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को बांटने के लिए जीते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी आपको आता है बेटा वो आप अगली जनरेशन को भी बांटें, साथ ही बेटा अपने सहपाठियों को भी उसके बारे में बताएं। तो यहां से एक आपका प्रश्न बन सकता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सालिम अली को। ठीक है, सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद रखना। इन्होंने बहुत सारे कह सकते हो पक्षियों के ऊपर अपनी जो है वो रिसर्च की और लिखा कि कहां पर कैसे पक्षी पाए जाते हैं और कैसे परिवेश में वो रहते हैं। समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है बेटा, आप किन किन विविधताओं से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। एक विधि तो यह है जो थल पर रहते हैं, दूसरे वह है जो जल पर रहते हैं, उनके आधार पर। चलिए, थल पर रहने वाले जंतुओं के आवास को हम थलीय आवास कहते हैं, जहां पर बेटा वन आते हैं, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब थलीय हो गए। जल में रहने वाले पौधे और जीव जंतुओं को हम जलीय आवास ही कहते हैं, जैसे तालाब, झील, नदियां, महासागर और बेटा इनमें से कुछ हो गए। कुछ ऐसे भी हैं जो थल में भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं। मेंढक जैसे कुछ ऐसे जंतु हैं बेटा जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। इनमें बेटा क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ भी आते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, सोचकर देखो। आपका घर कोई आए और तोड़कर चला जाए, आपकी दीवारें तोड़ दे, गेट तोड़ दे, खिड़कियां तोड़ दे, आपको कितना गुस्सा आएगा, है ना। आप बोलोगे यार खर्चा कराकर चला गया, यार रात में बहुत दिक्कत होगी, अब हम सोएंगे कहां पर। एक आदमी जब किराए के घर पर होता है बेटा तो उसे बार बार तलब होती है कि यार काश अपना घर होता जिसमें हम खुले मन से खुले दिल से रह सकते, कोई रोक टोक नहीं होती, है या नहीं। कमेंट करके मुझे बताओ बेटा कि अपना घर तो अपना होता है ना, बताओ, सच बताओ, होता है ना। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर हम ये कहते हैं कि अपना घर अपना होता है तो भला पेड़ पक्षी नहीं कहते होंगे क्या। हम किस प्रकार से उनकी पेड़ पक्षियों के जो घर होते हैं, यानी जिसे आप जंगल कहते हो बेटा, उसे कैसे काट रहे हैं हम। हमें कोई हक नहीं बनता किसी के आवास को उजाड़ने का। वो बात अलग है कि मानव सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमें उसका कुछ उपयोग करना होता है और करते हैं हम, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात पता नहीं कब हम समझेंगे और कब हम प्रकृति को बचाने की सोचेंगे। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि भविष्य के अंदर हर बर्थडे पर एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे जब तक वो अपने आप में परिपक्व ना हो जाए। चलिए, इसी आधार पर इस पाठ को और आगे हम कंप्लीट करते हैं। अब तक की वीडियो से अगर आपको कुछ भी समझ में आया, आपको लगता है कि समझ में आ रहा है भैया क्या चल रहा है यहाँ पर, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद एक और वीडियो दूंगा जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और डेफिनेशंस हैं यहाँ पर जो आपसे पूछे जाएंगे बेटा पेपर में, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो वही कह रहा है कि अगर आपके लिए घास, मतलब जानवरों के लिए घास ना हो, बकरी के लिए घास ना हो, आपके लिए भोजन ना हो, पेड़ पौधों के लिए जल ना हो बेटा, क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? नहीं, ये उनका परिवेश है। अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी से उन पौधों और पक्षियों और कीटों तथा अन्य ऐसे जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास कीजिए जो बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वो अपने घर, भोजन या अन्य संसाधनों से वंचित होते हैं और इससे जैव विविधता को हानि पहुंचती है और पेड़ पौधे बेटा मर जाते हैं।
अब बाघ के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा हमारे पास जो बाघ थे पहले 2006 तक कह सकते हो, बहुत कम हो गए थे। भारत में बंगाल बाघ, जिसे आप कहते हैं बंगाल बाघ बेटा, भारत में बंगाल बाघ, बंगाल का बाघ, चीता, गोंडावन, ग्रेट इंडिया बर्ड, जो वन कह सकते हो बर्डस्ट वी कैन से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, बस्टर्ड्स एक्चुअली बस्टर्ड्स ऑब्वियसली, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दोबारा पढ़ते हैं। भारत में जो बंगाल का बाघ है चीता, और यह है बेटा गोडावन, जिसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड यस, की संख्या मानव गतिविधि द्वारा उनके आवासीय क्षेत्र का कारण घट गई। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए परियोजना बनाया, बंगाल टाइगर बनाया, और 1973 में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया। चीता की संख्या पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना यानी चीता रीप्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों में विभिन्न प्रकार के चरण उठाए गए। बंगाल बाघ, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो दिख रहा है आपको, इनको फिर संरक्षित किया गया। परंपरागत रूप से संरक्षित वन है बेटा पवित्र उपवन, या फिर कह सकते हो सेक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन यह आबादित वन क्षेत्र है, यानी कि जहां पर आप जा नहीं सकते, जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं और ये कई प्रकार के औषधियों और पौधों सम्मिलित विविधता के साथ होते हैं। कई प्रकार के पौधे जंतुओं का घर होते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय करते हैं और यहाँ किसी को भी किसी जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के बारे में पता लगाइए और जानिए। इस प्रकार से बेटा हमारा जो ये पाठ है वो कंप्लीट हो जाता है और इस पाठ में हमने बहुत कुछ जाना और सीखा। प्रमुख शब्दों की अगर हम बात करें तो अनुकूलन है, एक बीजपत्री पौधे, उभयचर, जलीय, समांतर विन्यास, ये सब है। इन सब के बारे में मैं उत्तर आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सब के उत्तर आप जाने सीखें तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जैसा भी है ऐसा ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।